नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। इन दिनों हम सब परेशान चल रहे हैं। हमारे आसपास का कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी वजह से कोरोना के ग्रस्त में है। कोई हमारे साथ है, किसी का इलाज चल रहा है, तो कोई हमको छोड़कर जा चुका है। ऐसे में एबीपी न्यूज़ ने तय किया कि दिन भर का एक सम्मेलन किया जाए, ई कॉन्क्लेव किया जाए। देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स को एक साथ एक जगह इकट्ठा करें और वही बताएं कि आखिरकार इस कोरोना से कैसे निजात पाई जा सकती है, क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ कहा गया है तब भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी कड़ी में आज आप दिन भर आज इंडिया वर्सेस कोरोना ई कॉन्क्लेव लगातार देख पा रहे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ रही हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि उनके रोल के बिना, उनकी संस्था के रोल के बिना ये काम सफल नहीं हो सकता था। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर जी जुड़ गई हैं, डिफेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। भारतीय सेना इस वक्त में बहुत बड़ा काम कर रही है, जो कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मेडिकल की उप प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। और हम आपको सलाम करना चाहते हैं, पूरी सेना को सलाम करना चाहते हैं, जिस तरीके से इस विपत्ति के वक्त में, मुसीबत के वक्त में आप सब लोगों ने देशवासियों की मदद करने की ठानी है, खासकर हमारे सैनिकों ने। मैं शुरुआत करना चाहूँगा, बीते 10 दिनों से लगातार एबीपी न्यूज़ ये कह रहा है कि इस समस्या से अगर अब कोई बाहर निकाल सकता है तो वो भारतीय सेना है, क्योंकि जो डिसिप्लिन सेना में है, जिस तरीके से सेना काम करती है, वही हमेशा मुसीबत में काम आती है। और हिंदुस्तानियों को अपनी सेना पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इस कड़ी में क्या क्या कदम अब तक आप लोगों ने उठा लिए हैं, डॉक्टर कानितकर? धन्यवाद, आपने मुझे एबीपी पे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया अपने देश के सारे नगरवासियों को उनका हौसला बढ़ाने का एक मौका दिया कि हम लोग सब इस लड़ाई में साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमने उसका एक अपने लिए का कमर कसने के लिए उसका नाम रखा है को जीत। को मतलब सिर्फ कोविड पे नहीं, लेकिन सारा कोऑपरेशन, सब हम मिले जुले हैं। तो जो हमारी सेना के तीनों दल है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और उसके साथ साथ सारे मेडिकल कोर के लोग हमारे लीडरशिप के अंडर एक साथ काम कर रहे हैं। मैं अगर आई हूँ यहाँ पे तो इस पूरी फौज का सिर्फ मात्र एक चेहरा हूँ जी। मैं इसको कोऑर्डिनेट जरूर कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ पूरी सेना लगी हुई है। और इसीलिए मैं पूरे हक के साथ कह सकती हूँ कि हम जो दिलासा दे रहे हैं हम करके रहेंगे और जितनी मदद कर सकते हैं पूरी करेंगे। जी जनरल कानितकर, हमने देखा डीआरडीओ ने हज़ारों बेड के अस्पताल बना दिए। हमने ये भी देखा कि कैसे क्रायोनिक इंजन से ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम सेना के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि ये चुनौती जो है, क्या उसके लिए सेना इक्विप्ड है? क्या सेना के पास हौसला तो है, जज्बा तो है, पर टेक्नोलॉजिकली, इंजीनियरिंग वाइज क्या आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो इतने बड़े देश को एक तरीके से कोरोना से बचा पाए? बिल्कुल है, क्योंकि हम सिर्फ आपने शुरुआत में ही कहा, हमारे पास वो है जो बहुत कीमती है और वो है डिसिप्लिन। और हम लोग किसी भी मुश्किल में उसका सामना करने की हमारे पास ताकत है। अभी हर एक जो मेरे साथ है, जो वर्दी पहनता है, उसके पास एक जुनून है, एक लड़ाई करने की, जीतने की हिम्मत है। और अभी आप देखिए कि हम चारों तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला जो सबसे ज़रूरी काम है, वो जो सेना पे हमारी ऑफ प्रिपेयर्डनेस जिसे कहते हैं, उसकी तैनाती, वो सबसे हमारी महत्वपूर्ण हमारा कार्य है। उसमें हम कोई भी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। और जो हमारे बहादुर जवान वहाँ खड़े हैं, जो उनके वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, उनके साथ खंडे देने वाले हैं हमारे वीर मेडिकल कोर के लोग। तो वो काम चलता रहेगा। उसके अलावा पूरी देश भर में जितने हमारे अस्पताल हैं, उसमें ना कि हम सिर्फ सर्विंग पर्सनल जो फौज में ड्यूटी कर रहे हैं उनके और उनके परिवारों की देखभाल कर रहे हैं,
उसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे जो भूतपूर्व सैनिक है और उनके परिवार है, उनके लिए भी अपने दरवाजे और दिल खोल दिए हैं। तो इसलिए हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो चारों तरफ खींचे जा रहे हैं और पिछले 13-14 महीने से इस जंग में लड़े हुए हैं, और वो भी एकदम से नफरी उनकी बढ़ती नहीं है। जी। तो उन्हीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा काम करने की। तो इस मुश्किल के वक्त हमारे लिए खंडे बन के आए हैं हमारे वीर जवान। तो हमने उनको भी जुटाया हुआ है, और सारे जो हमारे अधिकारी गण है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, और वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने भी पूरा साथ दिया है। और सब लॉजिस्टिक सपोर्ट, इंजीनियरिंग, सारी ब्रांचेस जो जहां जहां इसकी जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है। ये समझना चाहता हूं मैं आपसे जनरल कानितकर, इस वक्त पे क्या आप ये बता सकते हैं कि कुल कितने रिटायर्ड मेडिकल कोर के ऑफिसर्स को वापस बुलाया गया है कंसल्टेशंस के लिए? कितने लोगों ने वॉलंटियर किया है, किस हद? और दूसरी और अहम सवाल ये कि क्या आर्मी के अस्पतालों में, क्योंकि हर शहर में, हर बड़ी जगह पर आर्मी का एक बेस अस्पताल होता है, आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, क्या उन जगहों पर सामान्य हिंदुस्तानी नागरिकों का भी उपचार कोरोना के लिए हो रहा है, या सिर्फ सैनिकों का और सैनिकों के परिवारों का हो रहा है? दोनों ही जवाब मैं दे दूंगी। जैसे कि कहा आपने, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए प्रधानमंत्री खुद उन्होंने उनके लिए एक बुलावा दिया है कि आप आइए, आगे आइए, और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट हुई है उसमें अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। और मैं सबको बहुत दिलासा देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो हमारे 40-50 डॉक्टर आए हैं, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा है, कुछ स्पेशलिस्ट है, कुछ ये है, लेकिन उन्होंने तुरंत नाम दे दिया है और वो टेली कंसल्टेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, और हो सकता है आज ही से वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे। बस आज के शाम तक आपको पता चलेगा, इंफॉर्मेशन न्यूज आ जाएगी। और हम लोगों ने उनका इनिशियल जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस, उसका कोर्स हम कर चुके हैं, और जो ई संजीवनी पोर्टल है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं ताकि वो पूरी देश के मरीज है उनको टेली कंसल्टेशन में मदद कर सकते हैं। तो ये भी होगा। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा है कि और उस प्रपोजल को देख रहे हैं कि हम जो कम यंगर एज ग्रुप वाले, जैसे हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन के डॉक्टर्स हैं, अगर वो ऑलरेडी देश की सेवा में नहीं लगे हुए हैं और उनके पास फ्री टाइम है, तो उनके लिए भी हम बुलावा भेज रहे हैं, और वो प्रपोजल जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, और उनको हम वापस सेना में लेके, क्योंकि वो लोग एक डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स है, तो उनको हम वापस लेके उनसे सेवा करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। दूसरा सवाल था आपका सिविलियंस का। तो इसके लिए ये है कि अभी जैसे मैंने कहा कि वैसे भूतपूर्व सैनिक जितने हैं अस्पतालों में, वो सब सिविलियंस हैं, क्योंकि जो इस वक्त 10,000 से ऊपर पेशेंट्स पूरी देश भर में जो है, उसमें काफी हद तक आधे के बराबर सारे भूतपूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट्स और उनके बच्चे, वो जो एंटाइटल्ड है, वो सब एडमिट है। तो वो वैसे वो जाएंगे ECHS के तौर पे, उन्हें एम्पैनल सिविल हॉस्पिटल्स में उनका इलाज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इतने भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई, उन्हें जगह नहीं मिल रही है, तो वो सारे हमारे अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। तो और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ काफी जगह पे जो बचे हुए बेड, कोई भी बेड खाली नहीं दे रहे, उन्होंने जिस राष्ट्र ने, जिस स्टेट ने और इलाके ने अपने अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लाइजन किया हुआ है लोकल कमांडर्स के साथ, वो वैसे सिविलियन पेशेंट्स के लिए भी अपने अस्पताल के बेड दे रहे हैं। और कई जगहों में, जैसे कि पूना है, वहाँ पे तो सिर्फ सिविलियंस के लिए अलग से हॉस्पिटल भी चला रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई है। बात सुन के जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा भारतीय फ़ौज की इस मदद से हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानितकर, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, हिंदुस्तानी फ़ौज का जो आम फौजी है, आम सैनिक है, वो रूरल इंडिया से आता है, वो ग्रामीण भारत से आता है,
वो दूर दराज के कस्बों से आता है। अब ये बीमारी गांव में, कस्बों में फैल गई है। हम सब जानते हैं हमारे देश की जो मेडिकल सिस्टम है वो कैसा है, खासकर ग्रामीण भारत में अभी भी पूरी तरीके से इक्विप्ड नहीं है, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी। वो सैनिक जब सेवा कर रहा है, जब वो लगा हुआ है आपके साथ, बॉर्डर पर है, खड़ा हुआ है, उसका मोराल बना रहे, उसको अपने गांव की, परिवार की चिंता ना रहे या कम से कम रहे, उस बारे में किस तरह से तैयारी की जा रही है? आज हमारे वेलफेयर मेजर्स भी बहुत उपलब्ध है, और मैं हर सैनिक को, अगर वो सुन रहा है, उसको आश्वासन देती हूँ, बड़े कायदे के साथ, हक के साथ कहती हूँ कि जब वो सेना पे खड़ा है तो उसकी परिवार की जिम्मेदारी हमारी है, और हम सब हर एक स्टेशन में ऐसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हम उनकी देखभाल अच्छी तरह कर रहे हैं। दूसरा, हमने भी टेलीमेडिसिन की कार्रवाई मिलिट्री में शुरू की है सारे जवानों की फैमिलीज के लिए, ताकि वो विलेज से भी और गांवों से भी उसका फायदा उठा सके। उसका नाम है सेहत सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो उसके तरीके से हम हर जवान के फैमिलीज को, उनके परिवार तक, हम गांवों तक पहुंच सकते हैं जी। उसके साथ साथ जहां गांवों के पास जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल है, वो वहां पे कहीं पे भी देश भर में एक डिपेंडेंट कहीं पे से भी, अब कल ही मुझे किसी का फोन आया जिसको मैं जानती थी, एक जवान था, उसके पिताजी पटना में बहुत बीमार थे। मैंने उसे कहा डरो मत, जल्दी से ले जाओ, दानापुर हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाएगा। तो ये हमारी जितनी अस्पताल है वो सब सेवा के लिए तैयार है। वाह वाह डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ और बताइए, आप, हमने देखा हमारे देश ने ऑक्सीजन की बहुत किल्लत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई, सबसे ज़्यादा जो दुखद खबर भी मिली, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश के बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई। अब ऑक्सीजन के क्षेत्र में ख़ास तौर पर आपके जो क्रायोजेनिक इंजन्स हैं, उसके ज़रिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने की व्यवस्था की जा रही है, तेजस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझाइए कि इसके ज़रिए कैसे, क्योंकि अब तीसरी वेव की बात की जा रही है, थर्ड वेव की बात की जा रही है, हम कैसे इक्विप्ड हो सकते हैं आने वाले 3, 4, 5 महीनों में? देखिए, वो इंजन के बारे में वो मेरा एक्सपर्टीज का ये नहीं है, और DRDO इसमें मदद कर रहा है। काफी अस्पतालों में वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सेटअप कर रहे हैं। मेरी जो सेक्रेटरी साहब है उनसे बात हुई थी और वो मुझे समझा रहे थे। लेकिन इसके अलावा फौज काफी मदद कर रही है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। आर्मी अब क्रायोजेनिक टैंक्स को अपने फ्लैट्स और जो ट्रेन के तरीके से, जहां से टैंक्स और हमारे बड़े बड़े आर्टिलरी गन्स जो ट्रांसपोर्ट होती है, उन पे हम अभी क्रायोजेनिक टैंक्स का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। आर्मी के ड्राइवर्स भी तैयार है, जहां उन्हें ट्रक चला ले जानी पड़ेगी वो जरूर करेंगे। इसके अलावा एयरफोर्स बाहर देशों से भी अपने क्रायोजेनिक टैंक्स उठा रही है और जनरेशन प्लांट्स के जो पार्ट्स है वो ला रही है, और देश के अंदर भी उन्हें जल्द से जल्द एक शहर से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ नेवी भी बहुत मदद कर रही है, यहाँ तक कि अपने शिप्स के ऊपर से पूरे फॉरेन कंट्रीज से जो एड आ रहा है उसको भी जल्द से जल्द भारत में लाया जा रहा है। उसके अलावा अपने देश से जो तट है हमारे, जैसे अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप के आइलैंड्स है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वहां के मरीजों को मेनलैंड पे लाके उनकी इलाज कराना, इसमें भी नेवी की बहुत कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सारे तरीके से हम मदद करें क्योंकि ऑक्सीजन जनरेशन तो फौज का डायरेक्ट काम नहीं है, लेकिन जब देश में प्रॉब्लम है तो सारे जुटे हुए हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे जनरल कानितकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीजन को लेकर हमने देखा इन दिनों में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है, अगर आप क्वांटिटी को जोड़ें तो लगता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी हमारे देश में उपलब्ध है, पर जहाँ जाना चाहिए ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, समय पर नहीं पहुँच पाती है, पहुँचती है तो देर होती है, तब तक कई सारे हादसे हो जाते हैं। क्या ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मैं ये पहली बार आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपसे वो लोगों ने हो सकता है पूछा हो,
क्या आर्मी के सुपुर्द करके ज़्यादा बेहतर होता? आर्मी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाले इस क्राइसिस के वक्त में, उसके बाद ताकि चीज़ें कंट्रोल में आ सके। देखिए, सरकार इसमें ऑलरेडी बहुत काम कर रही है और कोशिश में लगी हुई है। हमारा काम है उनका हाथ बटाना, उन्हें मदद करना। जिस तरीके से हमें बताया जाएगा, जो हमसे होगा वो हम जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मैं एक और मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि ये ऑक्सीजन को लेके वो लोग भी बहुत पैनिक कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। इतना वो ना होए, क्योंकि हम सारे स्टैटिस्टिक्स भी देख रहे थे हमारे भी अस्पतालों में। अगर आप देखो तो 80% लोग तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पैनिक करेंगे और पूरा टाइम अपना ऑक्सीजन देखते रहे और मतलब सांसें लंबी लंबी आने लगी, अपनी दिल की धड़कन बढ़ाए, तो हमारी अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और ये जो न्यूज सुनते रहते हैं और सब जगह लोग भाग रहे हैं, तो हर एक को टेंशन होती है। तो एक तो अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो बढ़ा रहा है, दूसरा होर्डिंग। सब जो कर सकता है वो अपने घरों में सिलेंडर रख रहा है, अपने घरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रख रहा है। वो उसके बजाय अगर हम शेयर्ड रिसोर्सेज करें कम्युनिटी लेवल पे भी, और लोग अपना हौसला बनाए रखें कि ठीक है, थोड़ा सुनामी आई है, परेशानी तो होगी, लेकिन अगर हम अपने आप को काबू में रखें, अपने डिसिप्लिन के साथ लोगों को मदद करने दें, तो ये भी दिन निकल जाएंगे और हम आराम से सांस ले पाएंगे। ये मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी परमानेंटली रहने के लिए नहीं आई है। बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी 100% सहमत हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये बीमारी दिमाग से ज़्यादा खेल रही है। आपको डिप्रेशन में ले जा रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको अवसाद में ले जा रही है। आप सोचने लगते हैं कि मेरे साथ हो गया तो क्या होगा, मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हो गया, या मेरे परिवार में ऐसा हो गया है, कल अगर मुझ पे आ गया तो मुझे अस्पताल में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। और उस पैनिक में आकर चीज़ें आदमी गड़बड़ी करना शुरू कर देता है, चीज़ों की स्टॉकिंग कर लेता है, होर्डिंग कर लेता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो इन्फ्लुएंशियल है, और जो नहीं है वो परेशानी में बेचारे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, इन तमाम चीज़ों के बीच में सेना का जो असली काम है, सीमा की रक्षा करना, सरहद पर तैनाती को मुस्तैद रखना, चीन से खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह की खबरें, कल विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने विदेश में कहा कि चीन के साथ अभी भी चीज़ें सामान्य नहीं हुई हैं, वहाँ से खतरा बना हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब सेना ये सब काम कर रही है, देश के अंदर आके सेवा कर रही है, तो सरहदें कितनी सुरक्षित हैं? उसमें हम आंच नहीं आने देंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वो हमारा पहला कर्तव्य है। हम लोग जब एक शपथ लेते हैं, जब ये वर्दी पहनते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं नेशन फर्स्ट, यानी मेरा देश पहले, माय ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट, यानी मेरी जो फौज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाद में, उसके बाद मेरे लोग। तो हम तीनों की तरफ हम किसी में कमी नहीं आने देते। हम जरूर खींचे जा रहे हैं, हमें मुश्किलें जरूर हो रही है, लेकिन हमने नॉर्थ और ईस्ट की जो हमारी फौज है उसको इन कामों में बिल्कुल नहीं लगाया है। वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम कर रहे हैं, उन्हीं इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन वहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये भी आपको ज़रूर बताना चाहिए ताकि देशवासियों का हौसला बढ़े। जनरल कानितकर, जब जब देश में मुसीबत आती है, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे राइट्स हो जाए, तो आप आर्मी पे भरोसा करते हैं, आर्मी को लगा दो, आर्मी का फ्लैग मार्च कर दो, आर्मी के लोग वहाँ पहुँचेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त में जब पूरा देश, जिसमें रोज़ 4 लाख 4.5 लाख मामले सामने आ रहे हैं, 3-3 4-4 हज़ारों की मौत के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे में कैसे सेना ज़्यादा दिखाई दे लोगों को कि हमारे आसपास एक सैनिक भाई मौजूद है जो मुसीबत में मुझे बचा लेगा? इसके लिए कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, प्रचार के लेवल पर जो जनता के मन तक आप लोग भरोसा जगा सकें? अभी जैसे आपने मुझे बुलाया और मैं सारे देश को आश्वासन दिला रही हूँ कि हम लोग हैं, लेकिन हमें दिखने की जरूरत नहीं, हमारा काम दिखाएगी। और आजकल वैसे भी सारे डॉक्टर फौजी हो गए हैं, और जब हम फौजी भी पे मरीजों के इलाज कर रहे हैं, तो हम पीपीई के पीछे और मास्क के पीछे छुपे हुए हैं। तो भगवान भी किसी को दिखता नहीं है, लेकिन वो साथ है, सबको विश्वास है।
तो यही मतलब हर एक भारतीय को विश्वास लेना पड़ेगा कि हमारी सेना है हमारे साथ, और हमारे साथ हर मुश्किल में है और इस मुश्किल में भी रहेगी। बहुत 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 शुक्रिया जनरल कानितकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हमारा आसरा भारत की सेना है। भारतीय सेना पर हर हिंदुस्तानी को भरपूर विश्वास है कि इस मुसीबत से अब कोई निकाल सकता है तो वो वर्दी के लोग हैं, चाहे वो सफ़ेद कोट पहनने वाले या फिर खाकी वर्दी पहनने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कानितकर। धन्यवाद, और जोर से बोलेंगे जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।